नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की 8 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी, इसी हफ्ते मिलेगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। गुजरात के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं के लिए देश के पहले चलित IVF लैब का किया लोकार्पण। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 की हुई शुरुआत, सरकार ने जन आंदोलन बनाने का तैयार किया प्लान। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कंपनी ने दी कई प्रमोशन को मंजूरी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बड़ी घोषणा, पीएम कुसुम योजना के तहत 5 लाख किसानों को सोलर पंप देगी सरकार। उत्तराखंड के भिकियासेन में एक मुर्गी ने बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में दिए 31 अंडे। महंगाई का एक और झटका, नए साल के पहले दिन महंगा हुआ गैस सिलेंडर। किसानों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, 1 क्लिक पर ही होगी जमीन की जमाबंदी। लुधियाना में 3 दिवसीय कृषि प्रगति एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन 20 जनवरी से होगा शुरू। कृषि विज्ञान केंद्र याचुली में मछली पालन प्रणाली को लेकर 10 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। श्रीलंका में खाद्य संकट, राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने मांगी मदद। हिमाचल में बारिश न होने से लहसुन की फसल सूखने के कगार पर, किसान परेशान। झांसी के 40 गांवों में 2000 किसान करेंगे प्राकृतिक खेती। भारत के एग्री और प्रोसेस फूड की दुनिया में बढ़ी मांग, 16% बढ़ गया निर्यात। दिल्ली में एक बार फिर बढ़नी शुरू हुई ठंड, कानपुर में जारी हुआ येलो अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों को ये राशि 3 किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपए करके खाते में ट्रांसफर की जाती है। ये राशि किसानों के खाते में DBT माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। फिलहाल किसानों के खाते 12 किस्त से ट्रांसफर की जा चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक किसानों के खाते में 13वीं किस्त की गुड न्यूज इसी हफ्ते आ सकती है। पीएम किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फिर फॉर्म कॉर्नर पर क्लिक करें। यहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर पहले ये चेक करें कि eKYC अगर पीएम किसान योजना के स्टेटस के आगे यस लिखा है तो आप समझ लीजिए कि आपके खाते में 13वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। वही अगर इनमें से किसी भी जगह नो लिखा है तो आपकी किस्त रुक सकती है। गुजरात के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। देश में पशुओं को इन्वेंट्री फर्टिलाइजेशन IVF के लिए पहली चलित लैब का लोकार्पण गुजरात के अमरेली में संत मुरारी बापू और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इसके जरिए उत्तम नस्ल की सहीवाल गायों के साथ ही अन्य नस्लों के पशुओं को प्रजनन को बढ़ावा दिया जाएगा। रविवार को अमरेली में सारही तपोवन आश्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में इस मोबाइल IVF वैन का उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार और अमर डेयरी के संयुक्त उपक्रम में ये वैन संचालित की जाएगी। ये पशुओं के लिए देश की पहली IVF वैन है। बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 पहल को लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार के दिन संबंधित अधिकारियों के साथ भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ साथ 2023 को जन आंदोलन बनाने के लिए भी प्लान तैयार किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FPO ने 6 दिसंबर 2022 को इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। इस श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के पूरे साल चलने वाले उत्सव से पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग ने संसद भवन में सांसदों के लिए एक विशेष बाजरा मंच का आयोजन किया ताकि इसके महत्व को समझा जा सके। बाजरा भारत में पैदा की जाने वाली प्राचीन फसलों में से एक है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 130 से अधिक देशों में बाजरा का उत्पादन किया जाता है। बाजरा भारत में बड़े पैमाने पर खरीफ की फसल है और बाजरा आजीविका उत्पन्न करने और किसानों की आय बढ़ाने और पूरे विश्व में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण फसल है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एग्रीटेक कंपनी में से एक है और हाल ही में पदोन्नति की घोषणा करके इस नए साल को अपने कर्मचारियों के लिए और अधिक आनंदमय बना दिया है। इसमें सुबोध गुप्ता, उत्तम साहा ने धानुका एग्रीटेक लिमिटेड में मार्केटिंग के नए DGM के रूप में पदभार संभाला है। उनके अलावा शरद सिकरवार ने नए वरिष्ठ उत्पाद पोर्टफोलियो प्रबंधक ने लिंक्डइन के माध्यम से अपने प्रचार की घोषणा की और अमित मिश्रा ने भी घोषणा की कि वो नए वरिष्ठ हैं। धानुका एग्रीटेक
एग्रीटेक लिमिटेड में हर्बिसाइड के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर है। बता दें कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड भारत की अग्रणी कृषि रसायन कंपनी में से एक है और फोर्ब्स पत्रिका द्वारा एशिया पैसिफिक्स में एक अरब कंपनियों के तहत 200 सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में से सूचीबद्ध है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राज्य के 5 लाख किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। वही किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अब राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की स्कीम को लागू करने में रुचि दिखाई है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या किसान क्रेडिट कार्ड। केंद्र की ऐसी कई योजनाओं ने खेती किसानी की और भी ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार भी 5 लाख किसानों को लाभान्वित करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 5 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। विधानसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि ऐसे सोलर पंप की स्थापना करके किराए या पट्टे की जमीन से भी किसानों को अच्छी आमदनी लेने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के भिकियासेन के बसोट में एक हैरत अंगेज घटना घटी है, जिससे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ एक मुर्गी ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ एक मुर्गी ने एक ही दिन में 31 अंडे देकर सबको चौंका दिया है। यह मुर्गी बसोट निवासी गिरीश चंद्र बूदनी की है, जो टूर एंड ट्रैवलर्स में काम करते हैं। उनका दावा है कि उनकी मुर्गी एक दिन में 31 अंडे दे चुकी है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पशुपालन विभाग की टीम मुर्गी को देखने पहुंच गई है। वही बासोट निवासी गिरीश चंद्र बुधानी का कहना है कि उन्होंने बच्चों के कहने पर 2 मुर्गियां पाली और इस प्रकार मुर्गी 1 या 2 अंडे ही देती थी, लेकिन रविवार को उसने एक के बाद एक 31 अंडे दे दिए। गिरीश चंद्र बुधानी ने बताया कि मुर्गी ने 12 घंटे में 31 अंडे दिए और वो स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि मुर्गी ने पिछले 10 दिनों में 52 अंडे दिए हैं। साल 2023 में नए साल का जश्न मना रहे लोगों को सुबह सुबह महंगाई का झटका लगा है। दरअसल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि हो गई है। साल 2023 में नए साल का जश्न मना रहे लोगों को सुबह सुबह महंगाई का झटका लगा है। दरअसल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की वृद्धि हो गई है। इस वृद्धि के बाद से 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में 1767 रुपए, मुंबई में 1721 रुपए, कोलकाता में 1870 रुपए और चेन्नई में 1971 रुपए में बेचे जाएंगे। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है। पिछली बार 6 जुलाई 2022 को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी और इसी संचयी रूप से बढ़ाकर 153.5 रुपए कर दिया गया था। वही कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी की गई है। वही पहली बार मार्च 2022 में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, फिर मई महीने में फिर से 50 रुपए और 3.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आखिरकार उसने पिछले साल जुलाई में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। जमीन किसान की पूंजी होती है। इसकी हिफाजत और सींचने के लिए किसान दिन रात एक करता है, लेकिन किसानों के सामने कई बार संकट आ जाता है। किसान डॉक्यूमेंट का सही ढंग से रखरखाव नहीं कराते हैं। किसानों की जमीन की रक्षा के लिए राज्य की सरकार कदम उठा रही है। प्रत्येक राज्य सरकार की कोशिश है कि किसान की जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। किसानों के हित के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। किसानों को जमाबंदी कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे और कई बार कई दिन जमाबंदी लग जाते थे। अब किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान घर बैठे ही ऑनलाइन जमाबंदी करा सकते हैं। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी गई है। हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि हरियाणा में जमाबंदी की पफर्ड ऑनलाइन मिलेगी और किसान जमाबंदी की डिजिटल फर्द http.jamabandi.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि ये फर्द कानूनी से रूप से जमाबंदी में मान्य होगी। वही किसान अपने खेत की जमाबंदी ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं और ये सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए भी मान्य होगी। लुधियाना में 20 से 22 जनवरी तक उड़ान मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन PSAIMA द्वारा 3 दिवसीय कृषि प्रगति एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। एक्सपो का आयोजन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU, भारतीय मानक ब्यूरो, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से किया जा रहा है।
वह अरुणाचल प्रदेश के याचुली में लोअर सुबनसिरी केवी के द्वारा 10 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम मत्स्य आधारित एकीकृत मछली पालन प्रणाली मॉडल के विभिन्न पहलुओं और आजीविका सुधार के लिए उनके योगदान पर और आवेदन पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। देश में करीब 40% परिवार कृषि पर निर्भर है। प्रत्येक 10 में 10 घरों को जून से दिसंबर और 2022 तक आय में कमी का सामना करना पड़ रहा है। आय में कमी के कारण प्रत्येक 2 घरों में एक को भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। वही मुद्रा संकट ने श्रीलंका में गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल मचाई है। मुद्रा की कीमत में गिरावट के कारण पिछले 2 वर्षों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 100% का इजाफा हुआ है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने समर्थन मांगा है। स्थानीय मीडिया ने ये जानकारी दी है और रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 40% परिवार कृषि पर निर्भर है। प्रत्येक 10 में 2 घरों को जून से दिसंबर 2022 तक आय में कमी का सामना करना पड़ रहा है और आय में कमी के कारण प्रत्येक 2 घरों में एक को भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। और रिपोर्ट के मुताबिक लोग वेतन और आय में कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे भोजन का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि श्रीलंका को मुद्रा संकट से उबरने में करीब 2 साल लग सकते हैं। हिमाचल में बारिश न होने से फसलें खराब होने लगी है, जिससे किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। प्रतिदिन आसमान में बादल छाने के साथ ही किसानों के माथे पर वर्षा होने की आस को लेकर खुशी की लकीरें दिखने लगती है। धूप छाव का ये सिलसिला पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, परंतु वर्षा नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले दिनों जिला के विभिन्न क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई, परंतु वो नाकाफी थी। बता दें कि जिला सिरमौर में पिछले 3 महीने से बारिश नहीं हुई है, जिसका असर फसलों पर पड़ रहा है और बारिश न होने से लहसुन की 20 से 25% फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। जिले में राजगढ़, सराहा, मानगढ़, नारक, संगड़ा, हरिपुरहार और नहोरधार, शिलाई और गताधार आदि क्षेत्र में लहसुन की भारी मात्रा में किसान रोपाई करते हैं। जिले के ऊपरी क्षेत्र में किसानों के पास सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। अधिकतर किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं। वही सिरमौर जिले में पिछले 6 सालों में 2307 हेक्टेयर भूमि में लहसुन उत्पादन का दायरा बढ़ा है। वही जिला में वर्तमान में लहसुन का उत्पादन 60 लाख से भी अधिक मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। प्राकृतिक खेती करने के लिए जिले के 40 गांवों में 2000 किसानों का चयन किया गया है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती करने पर इन किसानों को सरकार द्वारा 3 साल में 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने के एवज में किसानों को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए एक ब्लॉक से 5 किसानों का चयन किया गया है, जिसके तहत 8 ब्लॉकों में 40 किसान चयनित किए गए हैं। किसानों को खाद, बीज, खेत का समतीकरण तथा अन्य कार्य करने के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के साथ ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। और जिला कृषि अधिकारी के सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए 8 ब्लॉक से 2000 किसानों का चयन किया गया है। इन किसानों को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती करने पर 3 साल में 15,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। किसानों की ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत के एग्री एंड प्रोसेस फूड की दुनिया भर में लगातार मांग बढ़ रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि के बीच इन उत्पादों का निर्यात बढ़त के साथ $17 अरब के पार पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ दालों, पोल्ट्री उत्पादों, बासमती चावल में देखने को मिली है। वही अनाज, फलों और सब्जियों के निर्यात में भी बढ़त दर्ज हुई है। वही मिनिस्ट्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की मदद से वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में पूरे साल के लिए निर्यात लक्ष्य का 74% हासिल कर लिया गया है। सरकार के द्वारा आंकड़ों के अनुसार एग्री और प्रोसेस फूड का निर्यात वित्त वर्ष 2022 और 23 के चालू वित्त वर्ष के 8 महीनों की अवधि के दौरान पिछले वित्त वर्ष 2021 और 22 की समान अवधि की तुलना में 16% बढ़कर $17.43 अरब तक पहुंच गया है। पिछले साल की इस अवधि में कुल निर्यात $15.07 अरब के स्तर पर था और इस साल अब तक हुआ निर्यात पूरे साल के लक्ष्य का 74% है। और सरकार ने इस वित्त वर्ष में एग्री और प्रोसेस फूड के लिए $23.56 अरब का निर्यात लक्ष्य रखा है।
दिल्ली में एक बार फिर से ठिठुरन और कोहरे की वापसी हो गई है और अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ठिठुरन अब लगातार बढ़ने की संभावना है। साल 2023 का आज दूसरा दिन है और देश भर के ज्यादातर राज्यों में आज सुबह से ही शीतलहर के चलते ठंड में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भी आज हल्की ठंड बढ़ गई है और साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ठंड का असर कम देखने को मिल रहा था, लेकिन वही आज अचानक से दिल्ली में सुबह से हल्की ठंड में वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आज से दिल्ली में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है और बता दें कि आज सुबह से ही दिल्ली के कुछ इलाकों में शीतलहर चल रही है। देखा जाए तो आज सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाया हुआ था। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। अगर वही हम दिल्ली के तापमान की बात करें तो आज यहाँ अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि प्रजनक बीज टैग का रंग कैसा होता है और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 नीला, नंबर 2 सुनहरा पीला, नंबर 3 लाल, नंबर 4 सफेद। तो देर किस बात की है, फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।